हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ भारत के भूगोल में एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें आज हम इस वीडियो में हरित क्रांति के बारे में संपूर्ण अध्ययन प्राप्त करने वाले हैं। हमारी यह कोशिश है कि इस एक वीडियो में ही हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबको हम कवर कर जाए। और हाँ, आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल पर एक नया प्रयोग भी शुरू किए हैं। भारत की भूगोल के अंतर्गत जो जो भी चीजें हमने आज तक आपको पढ़ाया है उसको मैं फिर से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उन सारे वीडियो को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक मैंने 2 वीडियो इस जो है कि चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के नाम से वो प्लेलिस्ट बनाया है, और उसमें आपको एक साथ वो वीडियो मिल जाएगा। और आने वाले समय में जो भी हम ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे उसको मैं उस प्लेलिस्ट में समाहित कर देंगे, जिससे आपको चूज करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं हरित क्रांति की तरफ। इसमें हम दोस्तों कहानी की तरह इतिहास से लेकर वर्तमान तक हरित क्रांति के संदर्भ में जो जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव हुए हैं, उन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को इन तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि आपको, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि किसी भी चीज को रटना नहीं है, बल्कि देखकर, सुनकर, समझकर उसे लंबे समय तक याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति। और हरित क्रांति में हम सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो ये चीजें देख लेते हैं कि हरित क्रांति का मतलब क्या है। तो पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या है? कृषि की परंपरागत तकनीकों और खेती करने की विधियों को नवीन तकनीकों परिवर्तित करना, ये मूल बात है। इसमें आगे क्या क्या हमने देखा। तो पहला वाक्य आप चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं कि हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में आई क्रांति का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब इससे बहुत से इंटरेस्टिंग प्रश्न अभी आने वाले हैं, उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आपसे अगर हरित क्रांति का अर्थ पूछा जाए तो आदमी अपने हिसाब से कुछ भी बता देता है, लेकिन एक सम्मानजनक या संतोषजनक जवाब आपको देना है। कोई कह देता है कि कृषि क्षेत्र में आई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको समझदार आंसर देना है। क्या है? कृषि की परंपरागत तकनीकों और खेती करने की विधियों को नवीन तकनीकों में परिवर्तित करना। मतलब खेती की जो भी विधि थी, जो परंपरा से चली आ रही थी, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से किया जा रहा था, उसको नवीन तकनीकों, नई नई जो आविष्कार हो रहे हैं, उन सारे आविष्कार को कृषि करने के तरीकों में लागू करना। जैसे पहले हल से खेती जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गया। पहले कुएं से पानी खींचकर, 2 बैलों के सहारे पानी खींचकर सिंचाई की जाती थी, अब ट्यूबवेल, पंप सेट का सहारा लिया जाने लगा। पहले परंपरागत जो है कि कंपोस्ट, जो घर में खाद तैयार होता था, उसका यूज करते थे। अब जो है कि उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है, जो बना बनाया हमें मार्केट में मिल जाता है, उसका हम प्रयोग करने लगे। तो बहुत सी बातें हैं जिसको हम नवीन तकनीक के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया।
अब जो हम बताने वाले उसको बड़ा गौर से सुनिएगा। ये कि हरित क्रांति शब्द से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। पहले मैं उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करता हूं और बड़े ध्यान से और बड़ा मार्मिक ढंग से उनको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला तो इसके संदर्भ में जो हमको जानना है, पहला क्या जानना है, हरित क्रांति शब्द का जनक, एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या जानने वाले हैं, हरित क्रांति का जनक, और तीसरा जो हम जानने वाले हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक। भाई साहब ये तीन प्रश्न है, तीनों एक तरह से सम्मिलित अर्थ रखता है, लेकिन अगर इस पर हमने सावधानी नहीं बरती तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तीन प्रश्न देख रहे हैं। एक है हरित क्रांति शब्द का जनक, मतलब यह जो क्रांति आई, कृषि क्षेत्र में जो एक परिवर्तनकारी समय आया, या कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी बदला, उसके ढंग में, उसके रीति रिवाज में जो कुछ भी बदला, उसको एक नाम दिया गया। ठीक है, पहले तो परिवर्तन हो जाता है और उसका कोई नाम देता है, तो नाम देने वाला का भी नाम होता है, तो वो है हरित क्रांति शब्द। यह जो शब्द है इसका जनक कौन है। दूसरा पूछ देगा हरित क्रांति का जनक, मतलब यह जो क्रांति है, हरित क्रांति नाम तो हो गया, उस क्रांति को जन्म देने वाले का नाम बताना है। यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहला यह तो पूछ देगा विश्व में हरित क्रांति का जनक। अब जनक शब्द जो है वो विश्व लेवल पर ही होता है। ठीक है, अब जब विश्व में नाम हो गया तो उससे ही काम नहीं चलेगा। भाई साहब हम भारत देश में रहते हैं और भारत में भी हरित क्रांति आई है, तो भारत में पहले तो विश्व में क्रांति आ गई है, उसके बाद भारत में क्रांति आई, उसको मैं साफ कहानी की तरह इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए पहले चूंकि शुरू में हम 2-3 प्रश्न क्लियर कर देते हैं, जब हम कहानी की तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए एक एक करके इनका जवाब जान लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का जो ये जनक है, हरित क्रांति शब्द का जो जनक है वो है विलियम गैड। ठीक है, विलियम गैड एक वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक थे, ये बताना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि चूंकि ये कृषि से रिलेटेड क्रांति है, तो भाई उस क्षेत्र में जो वैज्ञानिक कार्यरत है वही वैज्ञानिक तो कुछ भी कर सकता है ना, तो इसीलिए यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। अब विलियम गैड पर एक प्रश्न और जान लीजिए, आपको एक्स्ट्रा एक नॉलेज बताना है। ये है अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन सा थे भाई साहब? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्लियर हो गया? अब विलियम गैड से यही 2 प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? विलियम गैड। विलियम गैड किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। दूसरा बात है हरित क्रांति का जनक, या फिर एक प्रश्न बदल देगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो इसका है हरित क्रांति का जनक है दोस्तों, पूरा नाम देख लीजिए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। आगे बढ़े इससे पहले हम आपको जो है कि थोड़ा सतर्क कर देते हैं। आपको याद पूरा रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप बोरलॉग भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, जब आपको बोरलॉग याद हो जाएगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट आप लगा दीजिएगा बाद में। ठीक है, तो क्लियर हो गया? हरित क्रांति का जनक या विश्व में हरित क्रांति का जनक के नाम से कौन जाना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग।
अब यहीं से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जानकारी बढ़ानी है। अब जैसे विलियम गैड के बारे में एक चीज जान लिया हमने, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब इसी से मिलता जुलता ये बॉर्लॉग शब्द है। बॉर्लॉग के बारे में 2-4 बातें हमको ये जान लेना है। क्या जानना है देखिए, इसका पहले तो जान लेना है कि जन्म, इसका जान लेना है जन्म के बारे में जान लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, 23 मार्च 1914 ईस्वी। 23 मार्च 1914 ईस्वी, सॉरी 23 मार्च नहीं है दोस्तों, 25 मार्च, ठीक है। 25 मार्च 1914 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहां पर, अमेरिका के आइओवा प्रांत में, ठीक है। और एक चीज और जान लेना है, इसका कार्य क्षेत्र इसका रहा दोस्तों मैक्सिको। इसका कार्य क्षेत्र की जगह आप इनको जो है कि क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र हो गया। कार्यस्थल या कार्यरत देश, कुछ भी बोल दीजिए, मतलब जीवन भर ये मैक्सिको के हो गए। तो कितनी बातें हमने जान ली कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब हैं। इनका जन्म भी अमेरिका में हुआ था, वह 25 मार्च 1914 ईस्वी को। अब 1914 ईस्वी जैसे ही आता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है, बड़ा भयानक ईयर है, जो विश्व के समक्ष एक बड़ा ही विकट या फिर कहें एक सुनामी, जिसको आप कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए एक सुनामी, प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हो गया था। और आप याद कीजिए, जब प्रथम विश्व युद्ध का जुलाई अगस्त 1914 ईस्वी में जब हुआ आगाज, तो उस समय ये बोरलॉग साहब कितने वर्ष के होंगे, यहाँ वर्ष तो कह नहीं सकते, मुश्किल से तो 4 महीने के थे। अब सोचिए भाई साहब कि उस विश्व युद्ध और 2 लगातार 2 विश्व युद्ध होता है, उसमें से बच निकलने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्व को एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अब देख रहे हैं कि ईश्वर किन किन रूपों में कैसे कैसे लोगों को हमारे सामने उदाहरण के रूप में पेश करता है। तो ये क्लियर हो गया बोरलॉग साहब के बारे में 2-3 प्रश्न, किनका जन्म कब हुआ था, 25 मार्च 1914 ईस्वी में, कहां पर, अमेरिका के आइओवा प्रांत में, मिलता जुलता नाम है, आराम से याद हो जाएगा, अमेरिका के आइओवा प्रांत में। लेकिन इसका कार्यस्थल रहा, मतलब उसके बाद ये मैक्सिको में बस गए और मैक्सिको में जीवन पर्यंत ये काम करते रहे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब आगे तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये चीजें ध्यान में रखना। क्या भारत शब्द जुड़ा है, हरित क्रांति का जनक अर्नेस्ट बोरलॉग साहब हो गए, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो थे सर एम एस स्वामीनाथन जी। अब देख रहे 3 प्रश्न हो गया। अब भारत शब्द आया तो स्वामीनाथन जी पूछ देगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछ देगा कि एमएस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका तो डायरेक्ट हो जाएगा कृषि क्षेत्र से, और कृषि क्षेत्र में भी हरित क्रांति से संबंधित है। अब पूछ देगा एमएस स्वामीनाथन किस देश के रहने वाले थे या किस देश के निवासी थे, तो भाई साहब भारत शब्द है तो वो भारत के रहने वाले थे। क्लियर। तो इस तरह 2-3 प्रश्न हो गया। अब हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम इसको इतिहास से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों, अब हम हरित क्रांति के इतिहास पे चलते हैं। तो अभी जो आपने 3 प्रश्न
देखा है उनको माइंड में रखिएगा, ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। वो मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा, ठीक है। तो अब आइए इनके इतिहास की तरफ चलते हैं। कुछ देर पहले अभी जो हमने दूसरा प्रश्न बताया, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको के। तो इनका इतिहास की शुरुआत जो होती है वो मैक्सिको से ही होती है, क्योंकि इनके जनक साहब कौन थे? बोरलॉग साहब। तो इनके बारे में जान लीजिए, एक लाइन देखिए, साल 1950 ईस्वी में मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने भोजन की आवश्यकताओं को या खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि बात यह है ना कि जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी तो बढ़ती जा रही है, जमीन भी वही है। अब भाई जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको भोजन चाहिए, और हो क्या रहा है कि कृषि क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है। तो जितना कृषि क्षेत्र मौजूद है उस पर क्या ऐसा किया जाए कि अधिक उत्पादन होने लगे। तो बोरलॉग साहब ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने सही सोचा कि हमें कम जमीन पर ही अधिक से अधिक पैदावार करनी है, क्योंकि हम आप भी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वही हुआ कि बोरलॉग साहब ने मैक्सिकन, चूंकि देखिए मैक्सिको के खुद रहने वाले थे, अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम अनाज का क्या नाम था? तो गेहूं शब्द याद रखिए, ठीक है। तो मैक्सिकन गेहूं, जिसको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया, और वो मैक्सिको में ही थे, वहां से मंगाया, और उन्होंने, और ये वैज्ञानिक जो थे रॉकफेलर फाउंडेशन के अधीन काम कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने गेहूं की एक उन्नत नस्ल पैदा किया जिनकी 3 विशेषताएं थी। तो चलिए पहले मैं इनको देख लेता हूं, फिर मैं 3 विशेषताओं को देखता हूं। वर्ष कौन सा हो गया दोस्तों? तो पहले देख लेते हैं वर्ष कौन सा हो गया। कई बातें हमने देख लिया कि वर्ष 1950 ईस्वी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर पूछ देगा कि देश, किस देश में इनका जन्म हो रहा है, वह देश है मैक्सिको। एकदम बढ़ के ध्यान, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैक्सिको। तीसरा, प्रथम फसल, प्रथम फसल तो नहीं बोलेंगे, अनाज बोलेंगे। कौन से अनाज का प्रयोग हुआ? मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। और मैक्सिकन गेहूं, देश तो मैक्सिको हो गया। अब और क्या? संस्थान का नाम, किस संस्थान के तहत इनका जन्म हुआ है? सॉरी, संस्थान, संस्थान रॉक फेलर फाउंडेशन। और वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। अब देखिए 3-4 बातें पता चल गए कि हरित क्रांति का जन्म, अब ध्यान से देखिए कौन कौन सा प्रश्न होता है। हरित क्रांति के इतिहास की शुरुआत कब होती है? वर्ष 1950 ईस्वी में। किस देश में? मैक्सिको में। और प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम अनाज क्या था? मैक्सिकन गेहूं था। और किस संस्थान ने इस कारनामे को अंजाम दिया? वह रॉकफेलर फाउंडेशन। अब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, रॉकफेलर फाउंडेशन किस देश में स्थित है? तो वह देश है
मैक्सिको में। और किस वैज्ञानिक की इसमें भूमिका रही, तो वह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब की भूमिका रही। तो अब देखिए और चीजें हमको क्या जानना है कि ये मैक्सिकन गेहूं जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब ने उस गेहूं को जो मंगाया था, कहां से मंगाया था, या मैक्सिकन गेहूं को जो मंगाया था उन्होंने कहां से मंगाया, ध्यान रखिएगा। वो मंगाया जो संस्थान है अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र। अब ये अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र कहां है स्थित भैया, मैक्सिको में ही। इतनी बातें तो याद रह जाएगी आराम से। ये इतिहास की वो ईयर है जहां पर हरित क्रांति का बीज बोया गया, मतलब हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो उससे ये सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। अब हरित क्रांति के अंतर्गत जो नया कहे या फिर कि इस गेहूं से जो एक नया बीज, एक उन्नत नस्ल तैयार किया गया, जो मैंने इस लिखने से पहले ही हमने कहा, उनकी 3 विशेषताएं थी। ये भी आपको बहुत ध्यान से देना है, एकदम माइंड में रखना है। इस मैक्सिकन गेहूं की 3 विशेषताएं थी। कितनी? 3 विशेषताएं थी। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम आराम से याद हो जाएगा कौन कौन सी इनकी विशेषताएं थी। पहला जो इनकी विशेषता था वह क्या था, अब देखिए कि भाई अनाज की जरूरत को पूरा करना है, मतलब ये ऐसे बीज का आविष्कार किया जो अधिक उत्पादन दे, अधिक से अधिक उपज दे। ठीक है, और अधिक से अधिक उपज देगा तो दूसरी बात है, पहले होता क्या था कि फसल जो है कि बीमारी से समाप्त हो जाता था, उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े लग जाते थे। इनकी दूसरी विशेषता हो गई कि रोग प्रतिरोधी किस्म था, और तीसरी इनकी विशेषता थी कि यह बौने किस्म का पौधा था। तो 3 विशेषताएं क्या हो गया, अधिक उपजाऊ किस्म, और दूसरी इनकी विशेषता क्या था, रोग प्रतिरोधी किस्म। तीसरा क्या था, बौनी किस्म। क्लियर? फिर से मैं रिपीट करूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई साहब, कि हरित क्रांति की शुरुआत 1950 ईस्वी में होती है, और इसके लिए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब ने मैक्सिकन गेहूं को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया, और इसको उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया। ठीक है, और इसमें जो है कि संस्थान का नाम क्या है, रॉकफेलर फाउंडेशन ने योगदान दिया, और इसके तहत, इस आविष्कार के तहत जो एक नया किस्म, एक उन्नत नस्ल तैयार हुआ गेहूं का, उसकी 3 विशेषताएं थी। कितने? 3 विशेषताएं थी कि भाई अधिक उपजाऊ होगा, जो है कि रोग प्रतिरोधी किस्म होगा, और तीसरा क्या होगा, उसकी बौनी किस्म, मतलब एक नाटा पेड़ पौधा हो रहा है, छोटे पौधे में उसमें फल आने लगते हैं। गेहूं में आप देखेंगे जो है कि कम से कम आपकी कमर तक, ठीक है, 5 साल का बच्चा अगर उस खेत में घुसे तो उस बच्चे के सर से ऊपर वो पौधा निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने जिस पौधे का आविष्कार किया वो मुश्किल से 1 हाथ का जो है कि पौधा होता है, और उसमें ही पूरे फसल हो जाते हैं, और पूरा भर के आ रहा है, पूरा एकदम बाली पूरी तरह से जो है कि अन्न से भरा हुआ होता है। तो ये चीजें इनका पहला पड़ाव है।
तो एक चीजें हम आप जानते हैं कि जब आदमी को एक चीज में सफलता मिल जाती है ना, तो वो दूसरी सफलता की ओर बढ़ने लगता है। और इंसान की यह फितरत भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि आप एक सफलता पा लेते हैं और वहीं आप स्टॉप हो जाते हैं तो लोग कहेंगे प्रथम सफलता आपकी तुक्का की सफलता थी। तुक्का समझता है ना, अनहरिया में तीर चला दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो अलग बात। तो वही लोग कहेंगे ये तुक्का में थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि पहली सफलता के बाद यदि आप रुक जाते हैं, उनके कहने का पूरा मैं सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन उनके भावार्थ यही था कि यदि आप एक सफलता के बाद रुक जाते हैं तो लोग उसे तुक्का समझ लेंगे। तो आप अगर लगातार सफल होते हैं तो फिर लोग भाई साहब आपके कायल हो जाएंगे। तो ठीक है, वही बात ये बोरलॉग साहब के साथ हुई। इन्होंने गेहूं में तो प्रयोग कर लिया, उसको उगा के भी देख लिया, फिर बढ़ा कि भाई साहब दूसरी आवश्यकता क्या है, रोटी का समाधान तो हो गया, तो भाई साहब चावल का भी समाधान होना चाहिए। तो इन्होंने दूसरा पड़ाव लिया। 1950 में तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा पड़ाव लेता है, लगभग 10 साल लगता है उसको। 1960 के दशक, एक शब्द याद रखिएगा, 1960 ईस्वी नहीं बल्कि 60 के दशक, मतलब 10 साल के अंदर, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, माना जाता है कि 10 साल के अंदर उन्होंने गेहूं की भी एक उन्नत प्रजाति, एक संकर नस्ल तैयार कर लेता है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रथम फसल तो ये हो गया, ये प्रथम फसल हो गया। अब दूसरा जो है कि उन्होंने किया, दूसरा प्रयोग जो किया चावल पर, चावल पर किया है। चावल पे कब? 1960 का दशक, 1960 के दशक में ये चीजें हो रही है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें सब वही है, रॉकफेलर फाउंडेशन संस्थान उनका वही है। लेकिन इस संस्थान के अंतर्गत जो एक आता है, जहां पे एक तो गेहूं हो गया, इसके अधीन हो ही गया। दूसरा जो इसमें याद रखिएगा, रॉकफेलर फाउंडेशन के अधीन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में इस चावल पर शोध हुआ है। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कहां पर भाई साहब? मनीला में। और मनीला कहां है? मैक्सिको में। तो दोनों चीजें मैक्सिको में ही हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत चावल की उन्नत नस्ल, हाइब्रिड नस्ल, संकर नस्ल का आविष्कार कहां पे हुआ है? तो वो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। दोनों को एक साथ याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में इसका आविष्कार हुआ है। और उस चावल को नाम दिया गया संकर नस्ल, हाइब्रिड, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि पहले छोटा सा होता था बीज, अब इसमें दोगुना बीज का होने लगा। कम वजन का पहले होता था, अब ज्यादा वजन, मतलब उसमें ज्यादा क्वांटिटी आने लगा है, ठीक है ना। तो ये चीजें दो बातें हो गई, ये विश्व पटल पर मुख्य मुख्य दो बातें थी, ठीक है। तो हरित क्रांति से रिलेटेड जो जन्म हुआ है, ये चीजें हुआ है। अब चावल और गेहूं का सफल प्रयोग तो हो गया, इनका आविष्कार तो हो गया। अब भाई विश्व के देशों में भी तो भेजना है। तो मैक्सिको के इस रॉकफेलर फाउंडेशन ने इन गेहूं और चावल के इन बीजों को जो उन्होंने तैयार किया, उनको विश्व के अनेक देशों में भेजा गया और इनका अपेक्षाकृत सार्थक परिणाम निकला। भाई साहब, बड़ा लोग अचंभित होने लगे कि आप मान लीजिए 2 से 3 गुने ज्यादा उत्पादन होने लगा। तो बताइए, जिस खेत में पहले 2 मन गेहूं उपजता था, अब अगर 6 मन उपजने लगे, खेत वही, मजदूर वही, आदमी वही, उत्पादन ज्यादा होने लगा। तो विश्व लेवल पर इतिहास में इतनी बातें जानना है। और अब हम चलेंगे भारत में,
ठीक है, भारत में हरित क्रांति के बारे में हम जानेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। आइए भाई साहब, अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति। आई होप कि आपको हरित क्रांति का इतिहास समझ में आ गया। 1960 के दशक तक गेहूं और चावल की उन्नत किस्म का आविष्कार हो गया, और हमने बताया कि इनको उसके बाद जो है ना विश्व के अन्य देशों में उन बीजों को भेजा गया, जिसमें भारत भी एक था। तो भारत में भी उन बीजों का आगमन होता है, और उस समय भारत में, अब देखिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हमने बताया था कि सर एमएस स्वामीनाथन जी इस क्रांति के जनक थे, क्योंकि उन्होंने ही यह बीड़ा उठाया कि भारत में भी हरित क्रांति हो। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो भारत में जो इसका प्रवेश होता है ना दोस्तों, भारत में जो इनका प्रवेश होता है, इसका एक एक करके जानेंगे। प्रवेश या प्रारंभ बोल सकते हैं, चलो एक नंबर नहीं देते हैं, प्रारंभ कब? भारत में। इसको देखिएगा, एक एक करके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम 3 पड़ाव में जानेंगे। वो 3 पड़ाव ये है कि भारत में हरित क्रांति के 3 चरण हुए हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि भारत में हरित क्रांति के कितने चरण हैं। तो भारत में हरित क्रांति के 3 चरण हैं। 60 के दशक तक आप भूल जाइए। भारत में जो ये बीज का प्रवेश होता है वह 66-67 1966 ईस्वी के आसपास भारत में दस्तक देता है ये बीज। तो वहीं से हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। तो कब से इनका प्रारंभ कब होता है दोस्तों? 1966-67 में। इसको इस तरह भी लिख दीजिए, 1966-67 में इनका प्रवेश होता है। अब देखिए यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि विश्व में हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस बीज का आविष्कार हुआ, किस बीज के उन्नत नस्ल का आविष्कार हुआ। हम जानते हैं मैक्सिकन गेहूं का, या गेहूं बोल दीजिए। तो भारत में भी उसी क्रम से आया कि गेहूं का उत्पादन पहले हुआ है, या गेहूं के उन्नत नस्ल का आविष्कार पहले हुआ है। तो भारत में भी जो प्रवेश किया है ना, सबसे पहले गेहूं ने ही किया है। तो प्रथम चरण जो, पहले तो ये जानते हैं, ये प्रथम चरण जो है ना दोस्तों, वह 1981 ईस्वी तक रहा है। 1966-67 में आता है और 1981 ईस्वी तक प्रथम चरण रहता है। तो और इसमें क्या है कि किस फसल का उपयोग होता है? गेहूं का। आप इनको मैक्सिकन गेहूं भी बोल सकते हैं, मैक्सिकन गेहूं भी बोल सकते हैं। आपको जैसा ऑप्शन में रहेगा उस तरह आपको जवाब देना है। पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा था, तो आपका जवाब मैक्सिकन गेहूं होना चाहिए। इसमें बहुत सारा गूढ़ अर्थ छिपा है, जिससे सामने वाला यह जान पाएगा कि आपके अंदर जो है कुछ ज्यादा जानकारी है। कि आपने गेहूं की जगह मैक्सिकन गेहूं बोला है, और मैक्सिकन गेहूं से मतलब ही है कि यह गेहूं कहां से मंगाया गया था? मैक्सिको से। चलिए ठीक है, तो प्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं हो गया। अब इसका प्रयोग करना है भाई साहब, तो इसमें 2-3 राज्य है, उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। और जब आप भारत का मैप देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आपसे पूछ देगा कि हरित क्रांति के प्रारंभ में या प्रथम चरण में किन किन राज्यों को चुना गया था। तो वो राज्य ये है भाई साहब, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर आप पश्चिमी में कंफ्यूज हो तो आप उत्तर प्रदेश बोल दीजिए, चल जाएगा। तो ये चीजें यहां पर देख लीजिए। ये प्रारंभ हो गया, 3 चरण है। सत्र बोल दीजिए, फसल, और इसमें राज्य।
तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 1967 ईस्वी, 1966-67 ईस्वी में, और इसी के साथ प्रथम चरण की शुरुआत हो जाती है। और वो कब तक चलता है? पूछ देगा, भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की समय सीमा क्या है? वो 1966-67 से 1981 ईस्वी तक। और प्रथम चरण में यह हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल का नाम क्या है? वो मैक्सिकन गेहूं है। और उसके तहत जो राज्य का चयन हुआ है, कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जब आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो पंजाब जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ पंजाब, उसके बाद हरियाणा सिंध में ही आता हरियाणा, और फिर हरियाणा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश आता है। जो हरियाणा से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वो तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, तो यहां कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को चुना गया। तो प्रथम चरण में जो चुने गए राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे कंफ्यूजन सोल्व। अब चलिए, 1981 में ही प्रथम चरण समाप्त होता है और दूसरे चरण की शुरुआत होती है। किस चरण की? दूसरे चरण की शुरुआत होती है। इसको चरण बोल दीजिए, तब क्लियर हो जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1981 ईस्वी में जो कि द्वितीय चरण की शुरुआत होती है, और यह 1995 ईस्वी तक चलता है। 1995 ईस्वी तक चलता है। और तो भाई गेहूं का जब शुरुआत हो गया, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा आया? गेहूं भी रह गया, और दूसरा एक फसल इसमें जोड़ा गया। 1960 के दशक में जो मैक्सिको में गेहूं की उन्नत नस्ल, संकर नस्ल का आविष्कार होता है, गेहूं नहीं, चावल का जो उन्नत नस्ल का आविष्कार होता है, तो उस चावल को भी मंगाया जाता है 1981 ईस्वी के बाद, ठीक है। तो वो चावल भी इसमें हो जाएगा, तो चावल भी। अब यहां पे चावल आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि द्वितीय चरण में चावल को कब शामिल किया गया? तो गेहूं कब शामिल हो रहा है? 1966-67 में। चलो इसको भी लिख देते हैं कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत जो गेहूं को शामिल किया गया, वह कब? 1966-67 में गेहूं को शामिल किया जाता है। और चावल को कब शामिल किया जाता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1983 ईस्वी में, 1981 में प्रथम चरण समाप्त हो जाता है, और उसके बाद इसका दायरा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। 3 राज्य में इसका सफल प्रयोग हो जाता है, उसके बाद और राज्यों को भी चुना जाता है। लेकिन उसी क्रम में 1981 में जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है, और 1983 ईस्वी में इस मुहिम में चावल को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। 1983 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई पहले से जो 3 राज्य अपना चल रहा था, इसके अलावे और राज्य को भी इस मुहिम में शामिल किया जाता है। तो देख लीजिए, अगर हम इन सब को ए मानते हैं, इन सबको ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए, इसको हमने ए राज्य माना, ठीक है, इसको लिख देते हैं ए राज्य। तो ए राज्य इसमें आ गया, मतलब द्वितीय चरण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी रहता है। और उसके अलावे अब देखेंगे, उत्तर प्रदेश से जब आप पूरब की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए ये क्रम से है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ना, पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें आ गया, उसके बाद और आगे जाना है। तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? वह है बिहार। कौन सा है? बिहार। ये हो गया क्रम से चारों राज्य। उसके बाद अब चले जाइए दक्षिण में। सोचा भाई उत्तर में तो प्रयोग सफल होता ही जा रहा है, ऐसा करते दक्षिण भारत में भी जाते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के 2 राज्यों को इसमें लिया गया। वह कौन कौन सा लिया गया? देख लीजिए, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को इसमें शामिल किया गया। आप यहाँ जानकारी के लिए ध्यान रख लीजिए, आंध्र प्रदेश का तात्पर्य आज का आंध्र प्रदेश नहीं है, उसमें तेलंगाना मिला हुआ था। कब की बात हो रही है? 1983 ईस्वी की। और तेलंगाना कब बना है? 2014 ईस्वी में। तो ध्यान में ये चीजें आप रख लीजिएगा। तो दूसरे चरण में कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? 3 पहले के, 3 बाद के। तो प्रथम चरण में 3 राज्य, द्वितीय चरण में 6 राज्य। याद रहेगा ना भाई साहब? प्रथम चरण में 3 राज्य, दूसरे चरण में 6 राज्य। 6 राज्य कौन कौन सा? एकदम ध्यान से लीजिएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर नीचे चले जाइए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दूसरे चरण में ये हुआ। और हरित क्रांति के अंतर्गत चावल को कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं तीसरे चरण की ओर। हमने बताया कि भारत में हरित क्रांति के कितने चरण हुए हैं? 3 चरण। और तीसरा चरण कब शुरुआत हो रही है? 1995 ईस्वी में ही। 1995 ईस्वी से अब तक, इनको बोल दीजिए अब तक, या अब तक नहीं बोलिए, 1995 ईस्वी से रख दीजिए। 1995 ईस्वी से, इतना ध्यान में रख सकते हैं ना। तो तीसरे चरण की शुरुआत 1995 ईस्वी में हो जाती है। अब देखिए होता क्या है इसमें। अब इस यहां पे क्या हुआ? वही चीजें रह जाता है। इसमें क्या रह जाता है दोस्तों? गेहूं और चावल तो रह ही गया। पहले में गेहूं, दूसरे में गेहूं चावल, और तीसरे में भी गेहूं प्लस चावल रह जाता है। मतलब जो शुरू से चला आ रहा है वो वही रहेगा। ठीक है ना? इसमें अब अंतर क्या किया? इन 6 राज्य में देख ले भाई, सफल प्रयोग हो रहा है। उत्पादन दिन दुगने या फिर क्या 2 गुने 3 गुने उत्पादन हो जा रहा है। तो फिर इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, या संपूर्ण भारत को इस मुहिम में हिस्सेदार बना दिया गया। मतलब पूरे भारत में हरित क्रांति ले आया गया। अब आपसे पूछ देगा, देखिए ध्यान रखिएगा कि भारत, संपूर्ण भारत में हरित क्रांति कब आई है? बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न तो है। संपूर्ण भारत में हरित क्रांति कब आई है? तो भाई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हो गई है, लेकिन संपूर्ण भारत में 1995 ईस्वी के बाद आई है। ठीक है? अब आपसे पूछ देगा भाई, आप अगर ग्रुप डी का छोटे मोटे पोस्ट का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर पूछ देगा भारत में हरित क्रांति कब आई, तो जवाब दे देंगे 1966-67 चल जाएगा। लेकिन जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको इसका जवाब बड़ा तार्किक देना होगा। पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति कब आई, आप कहेंगे ऐसे तो भारत में प्रवेश 1966-67 में हो गया था हरित क्रांति का, लेकिन संपूर्ण भारत में इसको 1995 ईस्वी में लागू किया गया। तो इस तरह इसमें हरित क्रांति भारत के संदर्भ में ये बातें थी। तो विश्व पटल पर और भारत के संदर्भ में हरित क्रांति में ये बातें जाननी थी। अब हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि और भी हम थोड़ी सी बातें करनी है इस पर। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में हो सकता है कि आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो भारत में हरित क्रांति 1966-67 में शुरुआत हो गई, उस दौरान एक नीति अपनाई गई भारत में। तो पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति से संबद्ध जो एक नीति चलाई गई थी उसका क्या नाम था? तो यहाँ पे एकदम पूरा हमने बोर्ड में लिख दिया है, उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम चलाया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड प्रोग्राम। तो इस तरह ये चीजें भी याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में जब आप ये चीजें बताएंगे तो आपके जो है कि सुनने वाले या चाहने वाले ज्यादा प्रभावित होंगे आपसे। ठीक है? तो चलिए ये चीजें हो गया, भारत में हरित क्रांति हो गई। ठीक है? अब यहीं तो नहीं रुकना है। अब हरित क्रांति तो आ गई, हमने जरूरत से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर दिया, खाद्यान्न का उत्पादन कर दिया, तो भाई साहब जो चीजें अच्छी चीजें आती है ना
वो अपने पीछे समस्याएं जरूर लाती हैं। जो भी वैज्ञानिक खोज होता है तो कुछ समय के बाद उसके दुष्परिणाम भी दिखने लगते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। तो हम हरित क्रांति के जो उत्पन्न समस्याएं हैं विश्व लेवल पे कह सकते हैं, जो उत्पन्न समस्याएं हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव उत्तर लिख रहे होते हैं तो आपसे हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इनके जो है कि दुष्परिणाम हुए हैं। तो पहला देखिए, इनका पहला जो दुष्परिणाम होता है वह है कि खाद्यान्नों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। कुछ निश्चित कुछ खास खाद्यान्नों के उत्पादन पर बल दिया गया। देखिए, खाद्यान्नों में कौन सा आता है? गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि। ठीक है, जो भी खाद्यान्न है के उत्पादन पर बल। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ खाद्यान्नों के उत्पादन पर बल दिया गया। इसके अलावे दलहन है, तिलहन है, साग सब्जी है, उसके उत्पादन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो आज भी हम देखते हैं कि भारत में जो अधिक क्षेत्रफल है वह चावल के अंतर्गत आता है, उसके बाद गेहूं के अंतर्गत आता है। तो आज भी उसका असर है। उसके बनस्पत जो दलहन है, तिलहन है, साग सब्जी है, उसके उत्पादन में कमी होती है। तो यह एक तो दुष्परिणाम हुआ, यह एक विषमताएं हो गई कि एक के उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया गया और दूसरे के उत्पादन पे कम जोर दिया गया। दूसरा क्या है कि ये तो उत्पादन चलो ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरा क्या है कि इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। क्षेत्रीय असमानता देखिए कैसे, क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि। अब देखिए क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि क्या है। जब अभी आपने कुछ देर पहले भारत में हरित क्रांति के 3 चरण देख रहे थे तो इसमें आपने क्या देखा, भारत के कुछ राज्य ही इससे लाभान्वित हुए। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य ही इससे ज्यादा लाभान्वित हुए और भारत के बाकी राज्य उतने लाभान्वित नहीं हो सके या नहीं हो सके। ये तो इससे क्या हुआ, कुछ ही राज्य इससे ज्यादा लाभान्वित हुए और भारत के बाकी राज्य उस लाभ से महरूम रह गए। तो इस तरह जो हरित क्रांति के दूसरा दुष्परिणाम में आप बताएंगे कि भारत में क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। अब तीसरा क्या बताएंगे, तीसरा जो इसकी जो है कि दुष्परिणाम है, तीसरा दुष्परिणाम यह है कि कीटनाशकों एवं उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका दुष्परिणाम होता है ना कि हरित क्रांति में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा, अंधाधुंध प्रयोग किया जाने लगा। इससे क्या होगी कि मिट्टी की जो एक प्राकृतिक उर्वरता शक्ति थी उसका ह्रास होने लगा। आज इसको इस तरह समझिए, कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्षमता है उस आधार पे काम करे, जितना काम करना है वो कर लेगा। लेकिन यदि अगर वह दारूबाज है, उनको शराब पिला दीजिए तो उस नशे में वो ज्यादा काम कर जाता है, क्योंकि उनकी यहां से कांटेक्ट एक तरह से समाप्त हो जाता है और वो जरूरत से ज्यादा काम कर लेता है। तो हालांकि ये हम उसमें कोट इसलिए किया मैंने ताकि हम इसको आपको हम समझा सके। इसमें क्या हुआ कि जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे
मिट्टी की जो है मृदा की प्राकृतिक उर्वरता का ह्रास होने लगा और मिट्टी में जो फसल के मित्र कीटाणु थे, जो फसलों के उत्पादन में सहयोग करता, वे कीटाणु का नाश होने लगा। क्लियर? जब कीट पतंग मर जाएंगे, मिट्टी से कीटाणु समाप्त होंगे, तो उस कीटाणु को खाने वाले या उस पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षी भी समाप्त हो जाएंगे, पक्षी भी समाप्त हो जाएंगे। और जब वो पक्षी समाप्त होंगे तो भाई जो ये चक्र है ना, जीवन चक्र, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब कीड़े मकोड़े उस कीट पतंग को खाते, वो जो कीटाणु है उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े को पक्षी खाएंगे, पक्षी तो भाई मरेंगे, फिर उसको चील बाज ऐसे खाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं तो चील बाज ये सब चीजें आपको नहीं दिखता है, गिद्ध ये सब चीजें आपको नहीं दिख रही। यही वजह है, जब आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो भाई मरेगा ही मरेगा। तो ये इनका दुष्परिणाम है। चौथा क्या दुष्परिणाम है? चौथा दुष्परिणाम क्या है कि भौम जल का दोहन। भाई साहब, हम जानते हैं कि भारत की कृषि जो है कि वर्षा पे निर्भर है। अब वर्षा पे निर्भरता को समाप्त करने के लिए हमने शुरू में ही भारत में हरित क्रांति में बताया था कि पहले कुएं से जो है कि जल खींचकर उसे खेत में सिंचाई करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, ट्यूबवेल लगा दिया गया। ट्यूबवेल में क्या है कि आप प्लग ऑन कीजिए, पानी आ रहा है, एकदम धाए धाए चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि भूमिगत जल का अत्यधिक विदोहन होने लगा। इससे क्या हुआ, भौम जल जो है वह दिनों दिन नीचे जाने लगी। ठीक है, तो और अंतिम महत्वपूर्ण इसका जो दुष्परिणाम हुआ वह क्या हुआ, वनोन्मूलन, या फिर आप कह सकते हैं और आसान हिंदी भाषा में वनों का सफाया किया जाने लगा। वनों का सफाया, भाई कृषि क्षेत्र में विस्तार करने के लिए जो वन है ना, उस वन को समाप्त किया जाने लगा। बड़े पैमाने पे वनों की कटाई हुई। इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको कवर करने का प्रयास किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करना जरूर मत भूलिए। और अगर आपने आज तक या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो है एनर्जी मिलती है, जिससे यह परिवार और बड़ा होगा। और इसका फायदा क्या होगा कि हम इस मुहिम को अधिक से अधिक लोगों तक शामिल कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि आपको डिजिटल माध्यम से परीक्षा की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करानी है, वो सपना साकार कर पाएंगे। तो इस मुहिम में आप भी हिस्सेदार बनिए, जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।